क्वेश्चन नंबर 107, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल मीन्स रिएक्शन फोर्स इज समथिंग एज द वेट। देखिए पहले तो समझिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है और वेट क्या होती है। जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर हम लोग रखते हैं तो बॉडी का जो वेट है वो सरफेस पर एक्शन लगाती है और जो सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलती है। तो जब आपके पास हॉरिजेंटल सरफेस पर कोई बॉडी है, सपोज करो ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, तो यहाँ पर ये बॉडी रखी हुई है, तो इसका वेट जो होगा वो mg और रिएक्शन जो लगेगी इससे ऊपर की तरफ r, राइट। तो इस तरह से लगेगी। तो इन्होंने बोला कि नॉर्मल फोर्स इज समथिंग एज द वेट, लेकिन अगर मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये सपोज करो एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो जो रिएक्शंस होगी वो रिएक्शन वेट के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वेट हमेशा क्या लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो आर होगा यहाँ पर आर आपका mg कोस थीटा के इक्वल होगा, mg कोस थीटा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के इक्वल हो, कभी कभी सेम भी हो सकती है, बट हमेशा इक्वल हो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यही सारे केस इसमें यहाँ पर बताए हुए हैं। सो फर्स्ट केस नॉर्मल फोर्स इज द समथिंग एज द वेट, तो गलत ठीक है कि हाँ कभी कभी होता है, बट हमेशा हो ऐसा नहीं होता कि वेट के इक्वल है। सेकेंड ऑप्शन नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। इसने कहा कि वेट से डिफरेंट है बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ अलग मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट टू फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब वही बात आ गई, इसमें वो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बना रहे हैं ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, बट जब हम इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं तब इसमें एक्शन और रिएक्शन ये नहीं बनते, तो ये केस भी नहीं बना हमारे पास। सो केस नंबर 4 नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट, राइट, बट टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केस। तो बिल्कुल सही है, सर्टेन केस में जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है बट ऑलवेज सेम नहीं होगा। आप इजली दो सिचुएशंस आपस में कंपेयर कर सकते हो, एक जब आपके पास हॉरिजेंटल है सरफेस है, ठीक है, और बॉडी रखी हुई है, और दूसरा आप इंक्लाइंड प्लेन, ये दोनों के दोनों आपने 11th क्लास में रीड किए हुए हैं। इस केस में आपका नॉर्मल और जो वेट है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, बट इस केस में एक्शन और रिएक्शन पेयर में नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि सर्टेन केस में दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ दी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल seen from the two frame S1 and S2 have the same magnitude 4 meter per second, then choose the correct statement। ओके, तो फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि फ्रेम जो है वो मस्ट बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो बिल्कुल गलत। ठीक है, मस्ट इन्होंने लगा दिए, हाँ रेस्ट पर हो सकते, दे मे बी एट रेस्ट बट नॉट मस्ट। ठीक है, यहाँ पर मस्ट जो वर्ड आया है ये क्या हो गया कि कंपल्शन हो गया कि वो दोनों के दोनों जो फ्रेम है S1 एंड S2 दे मस्ट बी एट रेस्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ अगर वो रेस्ट पर है तो वो ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन द फ्रेम में बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर बी एक्सिलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं बट एक्सिलरेटेड नहीं है। तो ये जो केस है देखो हो भी सकता है ये भी और नहीं भी हो सकता है, एक्सिलरेटेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। सपोज करो यहाँ पर S1 एंड S2
S1 एंड S2 ये दो फ्रेम्स हो गए आपके पास, P पार्टिकल हो गया, वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इनका 0, तो ये एक केस हो गया। बट ये भी तो हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है इसका एक्सेलरेशन जो है वो 3 आइटा है, 3 आइटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। और जो S1 है, S1 का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, एंड मैग्नीट्यूड इज माइनस आइटा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह का अगर केस है तो भी तो ये पॉसिबल है। सेम इसी तरह से हम S2 के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 3 आइटा, एंड जो S2 है उसका अगर मैं 7 आइटा लूँ एंड दे आर एक्सेलरेटेड इन द सेम डायरेक्शन, S2 भी इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में है, तो भी इनका जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो सेकेंड केस भी जो है वो मे भी पॉसिबल और मे नॉट भी, दोनों ही कंडीशंस हो सकती है, ये कंडीशंस भी हो सकती है, बट एक्सेलरेटेड भी हो सकते हैं। नाइदर जो इन्होंने लगाया दैट इज़ नॉट अ राइट वे, ओके। अब थर्ड इन्होंने केस दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में इधर भी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही चीज़ आ गई, देखिए S1 और S2 के बीच में जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0 हो सकता है, बट ऐसा ही हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए कहीं कुछ भी मैग्नीट्यूड है S1 का, S2 का, या कुछ भी एक्सेलरेशन S1 फ्रेम में हो या S2 फ्रेम में हो, लेकिन उनका जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी गिवन बाय A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट। सो ऑल डिपेंड द वैल्यू ऑन द एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फ्रेम S1 एंड S2, और आप कह सकते हो कि वो विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल जितना उनका एक्सेलरेशन है उनके बीच में कितना एंगल है, राइट। तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 और 8 के बिटवीन लाइक करेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, पार्टिकल हैज a velocity u toward the east at t equal to 0. Its acceleration is toward the west and it constant. Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो रिलेशन बताना है एक्स ए और एक्स में, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज हेयर द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए विद द एक्स बी, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। कैसे आएगा ये, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर, टाइम ड्यूरेशन पर और एक्सेलरेशन पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ड्यूरेशन एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया गया है, ओनली टाइम इज नोन, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अननोन है, ठीक है। 3 चीज़ें अगर दी हुई हैं तो 3 में से 2 तो नॉन होनी चाहिए, तभी तो हम थर्ड वन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 2 क्वांटिटी जो है वो अननोन दे दी। दीज 2 डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंपेरेबल इफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन हैड बिन सेम, अगर इनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड द वेस्ट है और वेलोसिटी जो है टुवर्ड द ईस्ट है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वो क्या है, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो भी हम कंपेयर कर सकते थे एक्स ए को और एक्स बी को, बट दीज 2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन नॉट कंपेयर दीज 2 एक्स ए एंड एक्स बी। सो हेयर द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 110, कंसीडर द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर क्या दिया गया, ये एक वेज दी गई है, इस वेज पर एक बॉडी है या ब्लॉक है मास m का, ठीक है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन बतानी है बिटवीन द वेज एंड ग्राउंड। देखिए हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर इसने जो पूछा है, इसने ब्लॉक और वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा, इसने पूछा है ग्राउंड और वेज के बीच में, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड देगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन देखूँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी इन द इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल एम जी कोस थीटा के इक्वल। बट ये तो हमें बतानी ही नहीं, यहाँ पर बतानी। तो यहाँ पर जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमें चेक करनी है। सो हाउ कैन वी चेक इट? फॉर दिस ये डायग्राम हमने बना लिया। देखिए ये आपका ब्लॉक, इसका मास स्मॉल है, यहाँ से इसका जो वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड। ठीक है, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा पर एम जी कोस थीटा। तो जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगी फॉर द ब्लॉक वो किसके इक्वल होगी, एम जी कोस थीटा। ठीक है, सो एम जी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन कोस थीटा। अब ये जो एन है ये भी क्या है, एट एन एंगल थीटा। अगर मैं इसको एम जी के परपेंडिकुलर लेके चलूँ इस डायरेक्शन को, देन दिस मेक एन एंगल थीटा विद दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का एक्स कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इस अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एम जी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एन कोस थीटा। सो एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा, राइट। अब हमें देखना है यहाँ ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दी वेज, वो तो आपके पास क्या हो गई, सिंपली एन इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड वेज वो क्या होगी, दैट इज एन डैश। अब एन डैश की वैल्यू देखिए क्या होगी, ये ग्राउंड पर एक्शन कितना हुआ, वेट ऑफ वेज प्लस वेट ऑफ ब्लॉक। ओके, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल टू बोथ वेट, that is the normal reaction from the ground on the wedge. So normal reaction between the ground and wedge वो क्या है, n dash, और इस n dash की वैल्यू क्या होगी, mg कैपिटल एंड स्मॉल mg। ठीक है, स्मॉल mg की वैल्यू हमने अभी ऊपर बताई थी कि दैट इज इक्वल टू n कोस थीटा, यही इसमें चेंज किया हुआ था। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका एरिया ए है, इंटरनल उसको फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ एप्सिलॉन, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है, टी इक्वल टू 0 पर। उसके बाद यहाँ से देखो रीड करो कि कंसीडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए बाई 2 पैरेलल टू द प्लेट। एक प्लेन सरफेस है जो कि पैरेलल टू प्लेट है एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्टोर हुआ है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस में से पास करेंगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस में से जिसका एरिया क्या है, a बाई 2, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितना होगा जो इस कैपेसिटर ने स्टोर किया है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, राइट। सो हाउ कैन वी सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में परमिटिविटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन में इसकी वैल्यू। सो वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज दिस। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक सरफेस है, एरिया जिसका a बाई 2 है, वो इस कैपेसिटर के पैरेलल सिमेट्रिकली सिचुएटेड कर दिया गया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस में से पास करेंगे, एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा आपका, E इंटू में एरिया सरफेस का क्या दिया गया है, a बाई 2। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। सो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा थ्रू दी सरफेस, 1/2 क्यू अपॉन में परमिटिविटी। निकालना क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परमिटिविटी इनटू में चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, 1/2 क्यू अपॉन में परमिटिविटी। परमिटिविटी से परमिटिविटी कैंसिल हो जाएगी, सो वी हैव द 1/2 dq बाई में dt। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस q की वैल्यू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर आंसर in the given in the question paper. Okay, तो during the charge
ऑन द कैपेसिटर, जो चार्ज ऑन चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो चार्ज है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या बन गया आपका आरसी सर्किट बन गया, एंड वी हैव द फॉर्मूला Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। Q0 क्या है, इनिशियल चार्ज है ऑन द कैपेसिटर, दैट विल बी इक्वल टू CV, ठीक है, वो क्या होता है CV। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, EMF दी गई है बैटरी की, तो V की जगह आप क्या लोगे, EMF एप्सिलॉन ये, तो Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन इंटू में C, ठीक है। तो Q इक्वल टू दिस इंटू में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। हमें क्या चाहिए, DQ बाई DT, डिफ्रेंशिएशन ऑफ चार्ज चाहिए, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। देन फाइनल वैल्यू वी हैव दिस एप्सिलॉन इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाई R ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, तो सी की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटेंस की, परमिटिविटी इंटू एरिया डिवाइड बाय में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, सो वी हैव द फाइनल रिजल्ट इज दिस। तो ये वैल्यू अब आपको क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट में पुट करनी है। देन वी हैव ID इक्वल टू EMF डिवाइड बाई 2R ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय में परमिटिविटी AR, ये आपकी परमिटिविटी है, ये आपकी EMF है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। 112 क्वेश्चन नंबर, particle slide from rest from the topmost point of the vertical circle of radius r along a smooth chord making an angle theta with the vertical, the time of descent। ये आपका रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन है। इसमें क्या दिया गया है कि जो पार्टिकल है वो स्लाइड कर रहा है रेस्ट से, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, और स्लाइड कर रहा है अलोंग दी कोड कर रहा है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो विद दी वर्टिकल। तो यहाँ पर वर्टिकल क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर अगर r रेडियस है तो डायामीटर क्या हो गया 2r, राइट। तो यहाँ से जब वो अलोंग दिस कोड मूव करेगा देन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दी वर्टिकल, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से इसके पैरेलल में अगर ये मैं लाइन लेती हूँ देन इट ऑल्सो इक्वल टू एंगल थीटा। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G जो होता है वो क्या लगता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या लगा आपका G लगा, तो G का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट एक तरह से गया, यहाँ पर G कोस थीटा गया, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, G कोस थीटा आ जाएगी। सेम इसी तरह से जो यहाँ पर L है ये आपके पास L पाथ ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपके पास 2r है, ये एंगल r है, सॉरी थीटा है, तो इस डायरेक्शन में आपका 2r का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कोस का, तो ये जो पाथ होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2r कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो s क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, s की वैल्यू 2r कोस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, प्लस में हाफ G कोस थीटा टी स्केयर, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो T इक्वल टू क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ R बाय G। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम ऑफ डिसेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 113, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट्स, वो आपकी सबको याद ही होती है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिव फोर्स, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या दिया गया है, 2 ब्लॉक्स हैं A एंड B, उनका मास m है, यहाँ से एक बुलेट विद द u वेलोसिटी आपकी जा रही है, देन इट इंसर्टेड इनटू द ब्लॉक B, ठीक है। और इस बुलेट का मास भी क्या है m, मतलब तीनों का मास क्या है, A B C का तीनों का मास क्या है आपका m है, लेकिन A और B जो है वो आपके रेस्ट पर है, ठीक है, और बुलेट जो है वो आपकी क्या है u वेलोसिटी से जा रही है। तो 2 आइडेंटिकल ब्लॉक A एंड B कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, आपस में मासलेस स्ट्रिंग से वो कनेक्ट हैं, and they are placed on a frictionless horizontal surface. A bullet C of the same mass moving with the speed u strike the block B from behind as shown in the figure. The bullet get embedded into the block B, then impulse on A due to the tension in the string, ठीक है। impulse बताना है हमें कि किसके इक्वल होगा। अब impulse क्या होता है, F इंटू में T होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट,
तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो ए और बी क्या है, आपके रेस्ट पर है, और जो सी है, बुलेट है, दैट इज मूव विद द वेलोसिटी यू। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन एम इंटू यू। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये जो बुलेट है वो इस बी में एम्बेडेड हो जाती है, ओके, एंड देन होल सिस्टम इज मूव विद द वेलोसिटी सपोज v, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 + 0, ए का मोमेंटम, बी का मोमेंटम प्लस सी का मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू पूरे सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन। सो 0 + 0 + mu इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3mv, ठीक है। तो v क्या आ गई आपकी, u/3 आ गई। v क्या है आपकी, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ अ सिस्टम। पूरा सिस्टम क्या है आपका, मूव करेगा। आप कहोगे कि बुलेट तो इसमें सिर्फ एम्बेडेड हुई है, लेकिन ए और बी जो है वो एक स्ट्रिंग से आपस में कनेक्ट है, तो जब बी मूव करेगा तो ए भी मूव करेगा, और बी में सी क्या हो चुका है, एम्बेडेड, तो पूरा सिस्टम मूव करेगा विद द वेलोसिटी v, और v की वैल्यू आ गई आपके पास u/3। इम्पल्स क्या होता है, f × t होता है, फॉर अ स्मॉल टाइम आप कह सकते हो, फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर लें तो वी कैन फाइंड आउट द इम्पल्स ऑन एनी बॉडी। यहाँ पर क्या पूछा गया, ए पर पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ये ए एरिया नहीं है, ऑफ ए, ठीक है, ए बॉडी का, ठीक है। फाइनल मोमेंटम देखो अब इसका क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई उसकी v, ठीक है, मास कितना था m, तो mv माइनस में इनिशियल मोमेंटम, पहले बिफोर द कोलिजन जो ए बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0, तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या है, 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, mv, v की वैल्यू पुट कर दो, mu/3। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 115। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक चार्ज है, आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर को दिया गया जिसकी रेडियस क्या है r, और पोटेंशियल एट द सेंटर क्या है, 100 वोल्ट, राइट। सेम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर बताना है कितना होगा। इन्होंने मेटालिक स्फीयर के लिए पोटेंशियल बता दिया, एट सेंटर पर क्या है, 100 वोल्ट है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आपके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर, पोटेंशियल फॉर दी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या होगा वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, तो वहाँ से ईजिली ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी सोल्व इट। देखिए, सपोज करो ये आपके पास मेटालिक स्फीयर है, ये आपका नॉन मेटालिक या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके लिए पोटेंशियल आप सभी को याद होगा, वैल्यू क्या होती है, Q/4πε0r, जो कि गिवन है 100 वोल्ट। ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं 11th-12th में कि पोटेंशियल इन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 3/8 Q/πε0r होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इस तरह से, 3/2 Q/4πε0r, तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 100 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या कर दो, पुट 100 एंड मल्टीप्लाई विद दी 3/2, 2 से ये 100 कैंसिल करो, 50 जा 150 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या आ गया आपके पास, 150 वोल्ट आ गया। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।